फिर से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक क्षेत्र और उनके अंतर्गत आने वाले भाषा परिवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इसके पिछले वाली जो वीडियो हमने #3 पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जो विद्वान थे उन्होंने कितनी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितनी भाषाओं की मान्यता दी है और किसको सर्वोपरि माना है। ठीक है, देखिए, 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारे निर्विवादित रूप से, जिसमें कोई विवाद नहीं है, उसमें 18 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, उन भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कौन-कौन से भाषा परिवार आते हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो से हमें ये मालूम होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार से निकल के आई है। ठीक है, और क्यों हम सिर्फ आर्य भाषा ही पढ़ते हैं, आखिर वजह क्या है। तो इस सब चीजों का आज डाउट क्लियर होगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखना है, ठीक है, ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम न रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, भौगोलिक क्षेत्र और उनका भाषा परिवार। देखिए, पहला है भौगोलिक क्षेत्र हमारा यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। कहने का मतलब ये यूरोप और एशिया दोनों से समतुल्य, दोनों से मध्य, दोनों से जुड़ करके ये क्या बना है, भौगोलिक क्षेत्र यूरेशिया। ठीक है, अच्छा, इनमें भाषा परिवारों की संख्या 10 है। इनमें भाषा परिवारों की संख्या कितनी है? 10 है। अब देखते हैं कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं। पहला आपका हो गया भरोपीय यानी भारत यूरोपीय, और दूसरा हो गया द्राविड़ परिवार, और तीसरा हो गया काकेशी परिवार, चौथा हो गया ब्रुशस्की, पांचवा हो गया उराल अल्ताई परिवार, और छठा हो गया चीनी परिवार, और सातवां हो गया जापानी कोरियाई परिवार। और जो आठवां है उसका हम देख लेते हैं कि आठवें में क्या आता है। इसको थोड़ा सा कैमरे को हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ताकि दिखे, है ना, सारी चीजें। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो आपका आठवां जो भाषा परिवार था उसे कहते हैं अत्युत्तरी परिवार। ठीक, अत्युत्तरी परिवार जिसको हाइपस बोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में उसका नाम है, यूनिक नाम है। और नौवां जो है वो आपका है बास्क परिवार। ठीक है, और 10वां है आपका सामी हामी परिवार। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके 10 भाषा परिवार थे जो कि यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं। पहला आपका बरोपीय, दूसरा आपका द्राविड़, तीसरा आपका काकेशी, चौथा आपका ब्रुशस्की, पांचवा आपका उराल अल्ताई, छठा आपका चीनी, सातवां आपका जापानी कोरियाई, और आठवां आपका अत्युत्तरी, और नौवां बास्क, और 10वां सामीहा। देखिएगा, यहाँ पर जितने भी भाषा परिवार है सबका अपना अपना महत्व है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ उस भाषा परिवार को उठाते हैं जिसमें हमारी हिंदी सर्वोपरि है, हमारी हिंदी आती है। ठीक है, तो उसकी हम ज्यादा बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अफ्रीका भूखंड यानी सेकंड भौगोलिक क्षेत्र के विषय में। भौगोलिक क्षेत्र अफ्रीका भूखंड, इसमें आते हैं आपके 3 भाषा परिवार। कितने भाषा परिवार आते हैं भैया? 3 भाषा परिवार आते हैं। अब देखते हैं वो 3 भाषा परिवार कौन कौन से हैं। पहला है आपका सुदामी परिवार, दूसरा है आपका बंटू परिवार, और बंटू परिवार, और तीसरा जो है उसे कहते हैं होते तोत बुस्मैनी परिवार। क्या कहते हैं? होते तोत बुस्मैनी परिवार। ये 3 परिवार अफ्रीका भूखंड में आते हैं। आगे चलेंगे और आगे के भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड में आपके, ठीक है, 4 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें पहला आता है मलय पोलिनेशियाई परिवार। ठीक है ना, पहले में 10 थे, इसमें 3 हो गए, तो 10 3 कितने हो गए? 10 3 हो गए 13, और 13 और 4 कितने होते हैं? 17। तो यानी प्रशांत महासागरीय भूखंड में 4 आपके भाषा परिवार आते हैं, जो कि मैंने बताया। तो 4 भाषा परिवार में पहला आपका कौन सा है? मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन परिवार। कौन सा परिवार भैया? ऑस्ट्रेलियन परिवार। अब ऊपर की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन परिवार। कौन सा परिवार हो गया आपका? ऑस्ट्रेलियन परिवार हो गया। दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ये चौथा परिवार है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार कौन सा परिवार हुआ? चौथा परिवार हुआ। अगला आपका भौगोलिक क्षेत्र आता है अमेरिका भूखंड। इस अमेरिका भूखंड में सिर्फ एक भाषा परिवार आती है जिसका नाम है अमेरिकी परिवार। क्या है? अमेरिकी परिवार। तो ये एक अभी यहां से हम काउंट करते हैं और देखते हैं कितने हो गए। तो एक अमेरिका का एक हो गया। ठीक है, प्रशांत महासागरीय भूखंड का 4 हो गया, तो 4 1 5 हो गए। अफ्रीका भूखंड का 3 हो गया, तो कितने हो गए? 5 3 8 हो गए, और 8 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाता है? 18। तो इस तरीके से 18 भाषा परिवारों को ही सिर्फ महत्व मिला। ठीक है,
अब यहाँ पर चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोगों की जो हम लोग जो परिवार में आते हैं, हम लोग जो भाषा परिवार में आती है वो होता है भारोपी परिवार। कौन सा परिवार होता है भैया? भारोपी परिवार होता है। अब इसे हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं भारोपी परिवार क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे भारोपी परिवार यानी भारत और यूरोप का परिवार, भारत और यूरोप का परिवार। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है ना। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं भैया? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केतुक 2 वर्गों में बांटा जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम वर्ग और केतुक वर्ग में बांटा जाता है, यानी 2 वर्गों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि हमारी भाषा परिवार के अंतर्गत हमारी जो भाषा है वो किस वर्ग में आती है। ठीक है। अब जैसे शतम वर्ग में जो है 4 आपके जो है शाखाएं हैं, और केतुम वर्ग में जो है आपके बाकी की बची यानी 6 शाखाएं जो है आपकी केतुम वर्ग में है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखते हैं कौन से किस्म में शाखाएं आती हैं और हम किस में आते हैं, हम लोगों की भाषा किस में आती है। शतम वर्ग की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो शतम वर्ग में देखने को मिलता है भारत ईरानी यानी आर्य। पहले नंबर पे ही हम लोगों की जो भाषा है, जो आर्य भाषा है, वो आती है फर्स्ट नंबर पे यानी शतम वर्ग में। अगर हम कोई पूछता है आर्य भाषा किस में आती हुई है, तो शतम वर्ग में आती है। दूसरा हो गया आपका बाल्टो स्लाविक, और तीसरा हो गया आपका आर्मीनी, और चौथा हो गया अल्बानी। ठीक है ना। ये 4 जो आप देख पा रहे हैं, ये 4 शाखाएं, ठीक है ना, ये 4 शाखाएं किसमें आती हैं? शतम वर्ग में आती हैं। क्लियर। अब देखते हैं केतुम वर्ग। केतुम वर्ग में 5वां हुआ आपका जर्मानिक, छठा हुआ आपका केल्टिक, सातवां हुआ आपको सातवां क्या हुआ आपका ग्रीक, 8वां हुआ आपका तोखरी, और 9वां हुआ हिटाइट। ठीक है ना। अभी 5 हुए, एक और आपका बाकी है, उसे उसे क्या नाम दिए हैं? इटालिक। उसका क्या नाम है भैया? इटालिक नाम है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया आपके 6। ये कितने हो गए आपके? 6 हो गए। पहला जर्मानिक, ठीक ना, जिसे ट्यूटानिक भी बोला जाता है। छठा हो गया आपका केल्टिक, 7वां हो गया ग्रीक, 8वां हो गया तोखरी, 9वां हो गया हिटाइट, और 10वां हो गया इटालिक। तो ये 6 हो गए, और ये कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है। इस तरीके से 6 4 10, और जो भारोपी भाषा परिवार की जो शाखा है वो कितनी है? 10 है। क्लियर। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो आर्य भाषा है वो किस में आता है? शतम वर्ग में आता है। क्लियर। सो अब यहाँ पर हम आगे की ओर देखने वाले हैं कि कौन से विद्वानों ने क्या क्या उपवर्गों में बांटा है, और उन्होंने क्या कहा है इनके विषय में, आर्य भाषा के विषय में। ठीक है। चीजों को देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले डॉक्टर ग्रियर्सन की बात को हम देखते हैं, और उनकी बात को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी यानी आर्य भाषा जो है उसकी 3 उपवर्गों में उल्लेख किया है। कितने उपवर्गों में उल्लेख किया? 3 उपवर्गों में। देखिए, हमें जहां जहां से हमको श्रेणी मिल रही है, जहां जहां से हमारी श्रृंखला जुड़ी हुई है, हिंदी भाषा से लेकर के आर्य भाषा से लेकर के, हम उसी को हम सिर्फ पकड़ेंगे, उसी को उठाएंगे। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई जो भाषा परिवार है, हमारी भारोपी भाषा परिवार है, उसकी 10 शाखाएं हैं। 10 शाखाओं को हमने पढ़ा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही शाखा मिली, वो है शतम वर्ग में पहली शाखा, यानी यही वाली भारत ईरानी। ठीक है। तो अब हम उसी शाखा को उठाएंगे, और उसी शाखा पे हम बात करेंगे, उसी शाखा पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे उसी से बनेंगे। आपको सारे शाखाओं के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी हिंदी भाषा किस शाखा से निकल के आई है, किस भाषा से निकल के आई, किस परिवार से निकल के आया है, किस श्रेणी से आया है, ये सिर्फ हमको जानकारी लेना है। ये जानकारी हमको चाहिए, जो कि एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ना कि और अदर चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की जो है 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला आपका हो गया ईरानी, दूसरा हो गया दरद, और तीसरा हो गया भारतीय आर्य भाषा। तीसरी क्या हो गई? भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए यहाँ पर ईरानी, ठीक है, अगर हम ईरानी के विषय में पढ़ेंगे, फिर दरद के विषय में जानेंगे, फिर थोड़ा सा भारतीय आर्य भाषा के विषय में जानेंगे। तीनों के विषय में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम ईरानी के विषय में जान लेते हैं। ईरानी क्या चीज है? ईरानी में कौन कौन से ऐसी जो है भाषाएं आती हैं, दरद क्या होता है, ठीक है, दरद के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और भारतीय आर्य भाषा के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जो दरद होता है ना, उसका मतलब ही होता है शास्त्र।
उसका मतलब ही क्या होता है, शास्त्र होता है। और जो भारतीय आर्य भाषा है ना, इसी भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हम तीन भाषाओं का मतलब तीन तरीके से आर्य भाषा को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग आप पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन आर्य भाषा, फिर पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधुनिक आर्य भाषा पढ़ेंगे। क्लियर। सो भारतीय आर्य भाषा तो हमारे तीसरे नंबर पे आती है। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है हमारा, ईरानी। तो सबसे पहले हम ईरानी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद दरद, उसके बाद भारतीय आर्य भाषा। हालांकि दरद में ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे ज्यादा ब्यौरा आपको भारतीय आर्य भाषा में मिलेगा, क्योंकि हमारी भारतीय आर्य भाषा से ही आगे हमारी जितनी भी संस्कृत रही है, जितनी भी संस्कृत से हमारी हिंदी बनी है, सब इसी में विराजमान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है, अवेस्ता है। और अवेस्ता का अर्थ क्या होता है, शास्त्र है। यानी जो हम दर्द की बात कर रहे थे ना, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। दर्द अलग चीज है और अवेस्ता अलग चीज है। जी हाँ, यही समझाना चाहते हैं। ईरानी साहित्य का जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है उसे कहते हैं अवेस्ता। उसे क्या कहते हैं, अवेस्ता। और अवेस्ता का मतलब क्या होता है, शास्त्र। अवेस्ता का मतलब क्या होता है, शास्त्र। अब महाकवि फिरदौसी का जो शाहनामा ईरान है, ध्यान रखिएगा, महाकवि फिरदौसी का जो शाहनामा ईरान है, उसका वो क्या है, एक राष्ट्रीय महाकाव्य है। वो क्या है, राष्ट्रीय महाकाव्य। यानी महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान, वह एक राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसका राष्ट्रीय महाकाव्य है। क्लियर। अभी देखते हैं ईरानी भाषाओं का वंशवृक्ष, यानी वंशवृक्ष देखेंगे और वहां पर जानेंगे कि ईरानी की कितनी भाषाएं हैं और उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया, यानी विभाजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने के लिए आप लोग क्लास को स्किप ना करें, आगे देखते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग ईरानी भाषाएं। अब यहाँ पर जान लेते हैं ईरानी भाषाएं क्या है, ठीक है। ये पूरा आपका विधिवत तरीके से चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे ईरानी भाषाएं। देखिए, ईरानी भाषाएं दो प्रकार से हैं, ठीक है। पहला आपका पश्चिमी भाषा, दूसरा आपका पूर्वी भाषा, ठीक है। पश्चिमी भाषा के अंतर्गत दो भाषाएं आती हैं, जिनका नाम है मीडियन और प्राचीन फारसी, ठीक है। और पूर्वी के अंतर्गत भी दो भाषाएं आती हैं, एक अवेस्ता आती है और एक मुग्दियन पामीर आती है। एक अवेस्ता आती है और एक क्या आती है, मुग्दियन पामीर आती है, ठीक है। आपको पता है ना कि जैसे हम लोग कौन से भारत में, हम लोग पूर्वी भारत में, राइट। हम लोग किस भारत में हैं, पूर्वी भारत में, ठीक है। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, ऐसे चलता है ना। तो ये चीजें जो चल रही हैं, जो चीजें आप देख रहे हो, ये सब अपनी अपनी भाषाओं से समतुल्य है। अगर हम लोग ईस्ट में आते हैं, हम लोग पूर्वी में आते हैं, तो हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और आपको पता है कि अगर पूर्वी में अवेस्ता आता है तो अवेस्ता का अर्थ ही क्या होता है, शास्त्र होता है। देखिए, हर एक कड़ी यहाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको समझने के लिए बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर पूर्वी में ही अवेस्ता क्यों आता है, कारण क्या है। क्योंकि पूर्वी में अवेस्ता आने का मतलब, हम लोग कभी भी बात करते हैं ना, हम लोगों की जो भी लगभग पिछली जो लड़ाइयाँ रही हैं धर्म को लेकर के, प्रचार प्रसार को लेकर के, वो अक्सर शास्त्रों पे चली है। आज भी ऐसा है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरीके से ये जड़ से समाप्त हो गया है, समाप्त होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी यहाँ कोई ना कोई धर्म से रिलेटेड कोई काम करके जाता है, कुछ भी काम करता है, तो वो शास्त्रों की पहले बात करता है। क्यों करता है, क्यों करता है भाई, क्योंकि पूर्वी में हमने देखा कि जब ईरानी भाषाओं के अंतर्गत हमारी अवस्था आ रही है, जिसका अर्थ ही होता है शास्त्र, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग शास्त्रों के विषय में भी अध्ययन करते हैं। और दूसरा होता है आपका मुग्दियन पामीर। क्लियर। अब यहाँ पर अवेस्ता के प्रकार बताए गए। देखिए, जो जरूरी है हम उसी को प्रकार बताए गए। अब ये मत समझिएगा कि सर मीडियन क्या होता है, प्राचीन फारसी क्या होता है, यहीं पर मुग्दियन पामीर के विषय में बता दीजिए। नहीं भैया, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आना जरूरी है, वो पढ़िए। फालतू का यहाँ कचरा और कचरगान मत कीजिए, ठीक है, जो बात सत्य है। तो यहाँ पर अवेस्ता की बात कर लेते। तो अवेस्ता के कितने पहलू हैं, यहाँ पर देखिए। अवेस्ता के यहाँ पर 7 पहलू हैं। पहला वगिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक और कुर्दी, ठीक है। ये 7 प्रकार के आपके क्या हो गए, अवेस्ता की भाषाएं हो गई, ठीक है। 7 भाषाएं आती है इसके अंतर्गत, अवेस्ता के अंतर्गत। अब जो पहलवी मेन है आपकी, पहलवी, ठीक है। पहलवी आपके 2 प्रकार से हुई। एक हुई हुज्जा रेश, यानी जिसे कहते हैं हुज्जा रेश, ठीक है। और दूसरी हुई गया पाजद।
दूसरी क्या हो गई, पाजत हो गई। और ये हुज्जा रेश और पाजत दोनों क्या है, आधुनिक फारसी हैं। दोनों क्या है, आधुनिक फारसी भाषा के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक। तो ये था हमारा आज का ईरानी भाषाएं। आखिर अवेस्ता क्यों हुआ, पूर्वी में क्यों आया, आखिर हम लोग शास्त्रों का अध्ययन क्यों करते हैं, क्योंकि पूर्वी में अवेस्ता, और अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र। क्लियर। सो आगे चलते हैं, और 2-3 पॉइंट और रहते हैं और ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 2 पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें। देखिए, दर्द शब्द का अर्थ होता है पर्वत। हमने वहां जो शास्त्र बताया था, वो शास्त्र जो था वो उसका नहीं था, ठीक है। शास्त्र उसका नहीं था। शास्त्र जिसमें आता है वो पूर्वी में आता है, ठीक है। क्लियर। अभी हम फिर से हम आपको एक बार यहाँ पर डाउट क्लियर किए देते हैं। देखिए, जो अवेस्ता था ना, वो पूर्वी में आता था, और अवेस्ता का अर्थ होता था शास्त्र, ठीक है। क्लियर। तो जब अवेस्ता का अर्थ शास्त्र होता था, तो यहाँ दर्द का मतलब शास्त्र नहीं होगा। क्लियर। अब दर्द शब्द का अर्थ क्या होगा, दर्द शब्द का अर्थ होगा पर्वत। क्या होगा, पर्वत होगा। इसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृत भी है, ध्यान रखिएगा। यानी अगर पूछा जाए दर्द का प्राचीन नाम क्या है, तो वो पैसाची प्राकृत है, ठीक है। दर्द भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। क्या है, पामीर है और पश्चिमोत्तर पंजाब है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है कि अब यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि जैसे हमने आपको बताया ना कि पश्चिमोत्तर पंजाब, पूर्वी पंजाब, सब दिशाओं में भाई देखिए, अगर आप दिशाएं निकालते हैं, जैसे अपने घर की एक दिशा, मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है। और अगर घर की दिशा के विषय में बात करेंगे, तो अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो कौन सा शेर दिखाई देगा, पश्चिमी की तरफ देखेंगे तो कौन सा शेर दिखाई देगा, उत्तर की तरफ देखेंगे तो कौन सा शेर दिखाई देगा, है ना, और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो कौन सा शेर दिखाई देगा। कहने का मतलब है चारों दिशाओं के समतुल्य तो 4 भागों में बट गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसी तरह, ठीक उसी तरह अगर हम बात करें ना यहाँ पर पश्चिमोत्तर पंजाब की, तो यहाँ पर ये पूर्वी पंजाब में नहीं आता। अगर पूर्वी आपको मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा कि दर्द भाषाओं का क्षेत्र बताइए, पश्चिमोत्तर पंजाब, पूर्वी पंजाब, है ना, तो ऐसे करके, तो कहने का मतलब वहां पर भी पश्चिमोत्तर पंजाब वाला ऑप्शन ही सही होगा। क्लियर। क्योंकि दर्द भाषाओं का जो क्षेत्र है वो पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। क्लियर। अब दर्द उपवर्ग की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, पहली है कश्मीरी, दूसरी है शीना, तीसरी है चित्राली, और चौथी है काफिर, और पांचवी कौन सी है, कोहिस्तानी। तो ये जो 5 आपने देखा है, ये 5 प्रमुख भाषाएं होती हैं दर्द उपवर्ग की। किस उपवर्ग की होती है, दर्द। तो हमने दर्द के विषय में आज अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो होगा भारतीय आर्य भाषा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी पता होगा, ठीक है। ये भाषा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय आर्य भाषा। और भारतीय आर्य भाषा में पहले हम लोग प्राचीन पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन पढ़ेंगे, फिर आधुनिक पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारी हिंदी भी आधुनिक में ही आती है। क्लियर। अभी तो आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आप ये बता दीजिए एक बार कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, आपको पता होगा, कामायनी, और जो कि एक ये क्या है, महाकाव्य है। तो ये जो कामायनी महाकाव्य है, इसमें सर्गों की संख्या आपको बतानी है। सर्गों की क्या बतानी है, संख्या। आप सर्गों की संख्या बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके, कि कामायनी में कितने सर्ग होते हैं। सो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास की शुरुआत होगी।